हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं शेयर कैपिटल के बारे में, शेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। स्पेशली ये वीडियो आएगी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स में, उन सभी के लिए आएगी। बाकी अगर कोई भी शेयर्स या शेयर कैपिटल से रिलेटेड अकाउंट्स के बारे में समझना चाहता है तो ये वीडियो वो देख सकता है। आज की वीडियो में हम जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उनके जो सेमेस्टर सेकंड वाले स्टूडेंट हैं, उनका सेमेस्टर सेकंड के अंदर सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। उसकी जो यूनिट नंबर 1 है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, आज हम देखने वाले हैं उसका पार्ट 1, जिसमें आज हम देखेंगे शेयर कैपिटल के इशू के बारे में कि शेयर्स को कैसे इशू कैसे किया जाता है और क्या क्या उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। तो बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। अगर आप डीयू के स्टूडेंट्स नहीं है, लेकिन अगर आप किसी भी कोर्स में हैं, किसी भी क्लास में हैं और शेयर कैपिटल से रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखना चाहते हैं तो आप लोग भी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास शेयर्स क्या होते हैं। तो द टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल डेनोमिनेशन विच कंस्टिट्यूट द टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी। जो किसी भी कंपनी की टोटल कैपिटल होती है, मतलब जो कंट्रीब्यूशन होता है, उसे हम छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, जो कि उस कंपनी की टोटल कैपिटल फॉर्म करता है। ईच सच स्मॉलर डेनोमिनेशन इज नॉन एज शेयर। जो ये छोटे छोटे इसके पार्ट कर दिए जाते हैं, इस हर छोटे छोटे पार्ट को शेयर्स कहा जाता है। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ कंपनीज एक्ट, अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इट इंक्लूड स्टॉक। जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 है कंपनीज एक्ट 2013 का, उसके अकॉर्डिंग शेयर कैपिटल की डिफाइन दी गई है। शेयर कैपिटल क्या होता है? किसी भी कंपनी की शेयर कैपिटल में एक शेयर को हम शेयर कहते हैं। इसमें स्टॉक को भी इंक्लूड किया जाता है। द पर्सन हु कंट्रीब्यूट टू कैपिटल ऑफ कंपनी गेट्स एक्नॉलेजमेंट ऑफ सच कंट्रीब्यूशन नॉन एज शेयर सर्टिफिकेट। जो भी पर्सन किसी कंपनी में अपना पैसा लगाता है, शेयर खरीदता है उस कंपनी के, उसे एक इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है जिसे शेयर सर्टिफिकेट कहा जाता है। विच कैन बी आइदर इन फिजिकल और डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म, जो कि या तो फिजिकल फॉर्म में हो सकता है या डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में, मतलब ऑनलाइन फॉर्म में आपको पास अवेलेबल हो सकता है। Such person who by contributing to company's capital become the owner of company is known as shareholder। कोई भी पर्सन जो किसी कंपनी का शेयर खरीदता है, वो उस कंपनी के उतने हिस्से का ओनर हो जाता है और उसे शेयर होल्डर कहा जाता है। अब देखिए, शेयर कैपिटल हमारे पास मेनली दो टाइप के शेयर्स होते हैं किसी भी कंपनी में जो इश्यू होते हैं। एक होते हैं इक्विटी शेयर, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद इनके कई सारे पार्ट से डिवाइड कर दिए गए हैं, वो भी अभी हम आके देखेंगे। पहले मेनली जो इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है उसे समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है? ये वो कैपिटल होती है जिसमें जो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, उनके पास राइट होता है कि अगर कभी भी कंपनी वाउंड अप की जाएगी तो इतनी जो उन्होंने पैसा लगाया हुआ है प्रेफरेंस शेयर वालों ने, उन्हें ये पैसा रिटर्न किया जाएगा सबसे पहले। और इन्हें डिविडेंड भी एक फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिलता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे ना हो। वहीं अगर जो बाकी सारे रह गए जिनको ये राइट ना हो, वो सारे हो जाते हैं आपके इक्विटी शेयर वाले। तो देखिए, डिफरेंस में सबसे पहले आएगा नॉमेनक्लेचर का। तो होल्डर इज कॉल्ड एज अ इक्विटी शेयर होल्डर। जिस पर्सन के पास इक्विटी शेयर होते हैं उसे इक्विटी शेयर होल्डर कहा जाता है, जिसके पास प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहा जाता है। फिर आएगा प्रिंसिपल डिफरेंस क्या होता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर आर नोन एज रेजिडुअल शेयर होल्डर एज दे आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल ओनली आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उन्हें हम रेजिडुअल शेयर होल्डर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो रिपेमेंट होती है उनकी कैपिटल की और जो डिविडेंड होता है उन्हें वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद में मिलता है। वहीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है प्रेफरेंस एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास एक राइट होता है, प्रेफरेंस होती है। इक्विटी शेयर होल्डर के कंपैरिजन में तो इन्हें डिविडेंड भी पहले दिया जाता है और इनकी कैपिटल को भी रिपे पहले किया जाता है। रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड होता है, वहीं इक्विटी शेयर होल्डर में कोई भी डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता, वो पूरी तरह कंपनी के प्रॉफिट्स पर डिपेंड करता है। वोटिंग राइट में तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर डज नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता, वहीं इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है। फिर आएगा लाइफ। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो रिडीमेबल होते हैं, मतलब इनका एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद आप इन्हें रिडीम कर सकते हैं। वहीं जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो नॉन रिडीमेबल होते हैं, मतलब आप इन्हें कभी भी रिडीम नहीं कर सकते। जब कंपनी बंद होगी, अगर कंपनी के पास सरप्लस होगा तो आपको पेमेंट दे दी जाएगी आपके कैपिटल की, वरना आपको कैपिटल की कोई
पूरी गारंटी नहीं होती कि आपको वापस मिलेगी। फिर है डिविडेंड एक्यूमुलेशन। तो इन केस ऑफ क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर एरियर्स ऑफ डिविडेंड गेट्स एक्यूमुलेटेड। जो प्रेफरेंस शेयर में एक कैटेगरी होती है क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, इनमें क्या होता है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर ईयर में डिविडेंड नहीं मिलता है, अभी इसके बारे में हम आगे डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको, अभी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर किसी ईयर में आपको डिविडेंड नहीं मिल पाता है कि कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं था इसलिए किसी को भी डिविडेंड नहीं मिला, तो वो जो उस ईयर का जितने रेट से आपका डिविडेंड फिक्स होगा उतने डिविडेंड कैलकुलेट करके एक्यूमुलेट हो जाएगा, और जब नेक्स्ट ईयर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उस ईयर के प्रॉफिट डिविडेंड के साथ साथ आपको इस वाले ईयर का भी डिविडेंड मिल जाएगा। वो होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो इनमें जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनमें एक टाइप का ऐसा होता है जिसको डिविडेंड फिक्स होता है। वहीं अगर इक्विटी शेयर होते हैं, इन केस नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड देयर इज नो एक्यूमुलेशन। वहीं अगर इक्विटी शेयर होल्डर का ऐसा हो कि किसी ईयर प्रॉफिट कम पड़ जाए तो फिर उनका डिविडेंड कुछ भी एक्यूमुलेट नहीं होता है। अगर उस ईयर मिल गया तो मिल गया, नेक्स्ट ईयर का मिलेगा, पिछले साल का डिविडेंड नहीं मिलता। नेक्स्ट है कन्वर्टेबिलिटी। तो प्रेफरेंस शेयर में बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उन्हें हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट जो इक्विटी शेयर होते हैं उन्हें प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। फिर है मार्केट फ्लक्चुएशन। तो प्रेफरेंस शेयर के पास एक तरीके से ऐसी पावर होती है कि उन्हें मार्केट की फ्लक्चुएशन से कोई उन पर इफेक्ट नहीं पड़ता, तो लेसर फ्लक्चुएशन इन मार्केट प्राइस, उनके प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आता है। वहीं इक्विटी शेयर्स जो होते हैं उनके प्राइस चेंज होते रहते हैं मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से, तो उनको डर रहता है कि हमारे शेयर का प्राइस कब कम हो जाएगा, कब ज़्यादा हो जाएगा, कब हमें रिस्क लेना पड़ जाएगा, ये कुछ पता नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ शेयर क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ शेयर में हमने मेनली दो टाइप के देखे, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इसके बाद अब इनको डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले आएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड एक्यूमुलेशन। डिविडेंड के बेसिस पर हमने इन शेयर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब देखिए क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, मतलब अगर किसी ईयर में कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तो फिर उस ईयर का जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड होगा वो इकट्ठा हो जाएगा, और अब नेक्स्ट ईयर में जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो ये जिस ईयर में प्रॉफिट नहीं था उस ईयर का भी डिविडेंड उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को दे दिया जाएगा, तो वो कहलाते हैं क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर। वहीं जिनके पास ये वाला राइट नहीं होता है क्युमुलेशन का तो वो कहलाते हैं नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। फिर आएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिडिम्पशन। रिडिम्पशन के बेसिस पर हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल कौन से होते हैं, वो प्रेफरेंस शेयर जिन्हें आप एक टाइम के बाद रिडीम कर सकते हैं। वहीं नॉन रिडीमेबल ऐसे होते हैं जो कभी भी रिडीम नहीं किए जा सकते। इंडिया के अंदर नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करना इलीगल है, बैन है, कोई भी नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। तो कन्वर्जन के बेसिस पर दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जो कि कुछ टाइम के बाद इक्विटी शेयर में अपने आप को कन्वर्ट करवा सकते हैं, वहीं नॉन कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। फिर आएगा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन सरप्लस। तो इसमें भी जो सरप्लस होता है उसमें पार्टिसिपेट करने का राइट होता है, उसके बेसिस पर दो पार्ट में डिवाइड है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अब ये क्या होता है पार्टिसिपेटिंग, तो कई बार क्या होता है कंपनी के पास बहुत ज्यादा सरप्लस हो जाता है कि प्रेफरेंस शेयर वालों को भी डिविडेंड दे दिया पहले, उसके बाद इक्विटी शेयर वालों को भी एक अमाउंट तक लिमिट होती है वहां तक दे दिया, उसके बाद भी अगर कुछ पैसा सरप्लस में बच जाता है और कंपनी उन्हें अब उस पैसे को भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है बाय द वे ऑफ डिविडेंड, तो जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनके पास राइट होता है कि वो कंपनी से फिर से डिमांड कर सके कि हाँ अगर आपके पास सरप्लस प्रॉफिट है तो उसमें से हमें भी दोबारा डिविडेंड चाहिए, वो कहलाते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। वहीं नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं जिनके पास ऐसा कोई राइट नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया आपका टाइप ऑफ शेयर के बारे में कंप्लीट। फिर आता है शेयर कैन बी इशूड, मतलब शेयर को हम किस किस तरीके से इशू कर सकते हैं। तो हम या तो शेयर को कैश के लिए इशू कर सकते हैं, या कंसीडरेशन अदर देन कैश के लिए इशू कर सकते हैं, या फिर विदाउट कंसीडरेशन के भी इशू कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, कैश के लिए हम कब इशू करते हैं, जब हम जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करते हैं, राइट्स इशू करते हैं, या फिर ईसॉप्स और स्वेट इक्विटी शेयर इशू करते हैं। तो देखिए इशू टू जनरल पब्लिक अभी आप समझिए, बाकी जो आपका राइट इशू है, ईशॉप्स है, ये सारा आपका आगे टॉपिक में आने वाला है, तो तब हम इसे इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इशू टू पब्लिक समझ लीजिए कि जब जनरल पब्लिक को आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू शेयर्स को इशू किया जाता है तो वो कैश में होता है और
इशू टू जनरल पब्लिक कहलाता है। ठीक है, सेकंड हैगा फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब कई बार क्या होता है, आप बिना कैश के मतलब किसी चीज के बदले में इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर इशू कर देते हैं, तो वो कहलाता है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जैसे कि इशू टू प्रोमोटर, जो पर्सन कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं, उनको स्टार्टिंग में कुछ शेयर दिए जाते हैं कि आपने इतने सारे स्टेप्स लिए इसके इनकॉर्पोरेशन के, तो आपके पास इतना राइट रहेगा, इतने शेयर का कैपिटल आपके अंडर रहेगी, वोटिंग राइट आपके पास रहेगा। उसके अलावा इशू टू वेंडर, अगर आप किसी से कोई चीज खरीदते हैं, कोई मशीनरी हो गई, प्लांट हो गया, या कोई भी चीज हो गई बिजनेस से रिलेटेड, उसके बदले में जब आप उसे शेयर इशू कर देते हैं तो वो कहलाता है इशू टू वेंडर। फिर विदाउट कंसीडरेशन कैसे होता है, तो ये होता है बोनस इशू। बोनस इशू का कंप्लीट टॉपिक अभी आपको आगे पढ़ना है, तो अभी आप यहाँ पर सिर्फ इसका नाम याद कर लीजिए। अब सबसे पहले हमें देखनी है अकाउंटिंग फॉर इशू टू जनरल पब्लिक। जब जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू किए जाते हैं तो किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। तो देखिए, कोई भी शेयर होता है उसे हम दो तरीके से जनरल पब्लिक को इशू कर सकते हैं। या तो हम उसे पार पर कर दें। पार का मतलब आप वैसे आप लोगों ने 12th तक पढ़ी हुई है ये शेयर कैपिटल वाला कंसेप्ट। अगर आपको फिर भी नहीं पता, फिर भी मैं बता देता हूँ। तो पार का मतलब होता है जितनी अमाउंट का शेयर है हमने उतनी ही अमाउंट पर जनरल पब्लिक को इशू कर दिया। मतलब अगर 10 रुपए का शेयर है तो उसे 10 रुपए में ही जनरल पब्लिक को इशू कर दिया, वो कहलाता है पार। और उसके अलावा शेयर्स को हम इशू कर सकते हैं प्रीमियम पर। प्रीमियम पर मतलब अगर 10 रुपए का शेयर है, हम उसे 15 रुपए पर इशू कर रहे हैं, तो जो 5 रुपए एक्स्ट्रा पर इशू कर रहे हैं वो कहलाता है आपका प्रीमियम। तो शेयर्स को हम दो ही तरीके से इशू कर सकते हैं, या तो पार पर या प्रीमियम पर। डिस्काउंट पर शेयर इशू करना जनरल पब्लिक को अलाउ नहीं है। बाकी आगे हम देखेंगे कि किसको डिस्काउंट पर भी शेयर्स इशू किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जब पार पर शेयर्स को इशू किए जाते हैं तो क्या अकाउंटिंग एंट्री, क्या जनरल एंट्रीज होती हैं। नंबर 1 आती है जब आप अप्लाई मतलब एक तरीके से ऑफर निकालते हैं कि हाँ हमने अपने शेयर सब्सक्राइब करवाने हैं, और जनरल पब्लिक उसके लिए एप्लीकेशन सबमिट करती है। तो एप्लीकेशन के साथ साथ उसे एक अमाउंट भी सबमिट करनी होती है जिसे कहा जाता है एप्लीकेशन मनी अमाउंट। उस जब वो एप्लीकेशन मनी अमाउंट आपको मिलती है तो उसके लिए आप अपनी बुक्स में एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। जब आपको एप्लीकेशन मनी मिलती है तो ये एंट्री होती है। उसके बाद जब आप उस एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब अभी आपके एप्लीकेशन में है और आपको उसे शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर अगर जब आपको जब शेयर इशू किए जाते हैं तो या तो कई बार होता है एक साथ में पैसा मंगवा लिया जाता है, कई बार क्या होता है आप इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मंगवाते हैं। तो ये इंस्टॉलमेंट वाली एंट्री जो इकट्ठा मंगवाया जाता है उसकी कोई ज़्यादा अलग एंट्री नहीं है। उसमें डायरेक्टली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट और शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बस इतनी एंट्री हो जाती है। लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाते हैं तो सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन मनी आती है, फिर अलॉटमेंट मनी आती है, फिर कॉल्स आती हैं। तो जो अभी मैंने आपको दो एंट्री बताई वो हो गई एप्लीकेशन की। उसके बाद अब आपके पास आएगी अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट की एंट्री होती है आपके पास शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आप अमाउंट ड्यू करोगे, मतलब एक तरीके से शेयर होल्डर को इंटीमेट करोगे कि हाँ आपकी इतनी अमाउंट ड्यू है अब अलॉटमेंट पर। तो ये ड्यू की एंट्री हो गई। फिर जब आपको ये अलॉटमेंट की अमाउंट मिलती है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, ये हो गई आपकी अलॉटमेंट की एंट्री। इसके बाद अगर आप और कॉल्स मंगवाते हैं तो कॉल्स की भी यही सेम एंट्री होंगी। सबसे पहले कॉल ड्यू होगी तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जब आपको अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, ये हो गई आपकी पार के बारे में। अब वहीं अगर शेयर्स इशू किए जा रहे हैं प्रीमियम पर, तो प्रीमियम में क्या एंट्री होती है। देखिए, फर्स्ट एंट्री तो ऐसी होती है क्योंकि कभी भी जब फर्स्ट एप्लीकेशन मनी मंगवाई जाती है तब कभी भी प्रीमियम की अमाउंट नहीं मंगवाई जाती है। ज़्यादातर जो प्रीमियम की अमाउंट मिलती है आपको वो अलॉटमेंट के साथ मिलती है। तो देखिए, स्टार्टिंग की एप्लीकेशन मनी की एंट्री सेम हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये दो एंट्री सेम है। फिर जब आप प्रीमियम पे शेयर इशू करें हैं आपने तो आपके लिए अमाउंट ड्यू होगी, तो क्या एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जो प्रीमियम की अकाउंट होती है वो आप एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, उसे शेयर कैपिटल वाले अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। अलग अकाउंट जो बनता है उसे कहा जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, उसमें आपकी अमाउंट ट्रांसफर होती है।
फिर अगर आपके पास बैंक अकाउंट, जब आप को अलॉटमेंट, मतलब ये अलॉटमेंट के साथ साथ प्रीमियम वाली अमाउंट मिलती है, तो एंट्री आती है आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये ऐसे ही बस। अब आगे तो फिर प्रीमियम मिल गया आपको, अब बाकी वो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल वो सारी सेम ही रहने वाली है एंट्री। अमाउंट इसमें क्या क्या आएंगी वो हम देखेंगे जब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा। अभी आप सिर्फ अकाउंटिंग एंट्रीज देख लीजिए इनकी। फिर अगर कई बार क्या होता है एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, कई बार क्या होता है आप लोगों के पास एक्स्ट्रा में कुछ एप्लीकेशंस आ जाती हैं, मतलब आपने जितने शेयर इशू करे हैं उससे ज़्यादा आपके पास एप्लीकेशन आ गई हैं, लोगों ने अप्लाई कर दिया है उन शेयर को लेने के लिए। तो आपको क्या करना पड़ता है, जितने आपके पास शेयर आपने इशू करे हैं उतने तो आप अलॉट कर देते हो, बाकी जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आती हैं उनमें से कुछ एप्लीकेशन को आपको रिजेक्ट करना पड़ता है। जब आप रिजेक्ट करते हो तो उन्होंने जो एप्लीकेशन के ऊपर अमाउंट आपको दी होती है, एप्लीकेशन जब आप वो देते हैं तो एक अमाउंट सबमिट करते हैं कंपनी के पास, तो जो अमाउंट आई होती है आपके पास उसे आपको रिफंड करना होता है, वो कहलाता है एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। इसके लिए जनरल एंट्री क्या होती है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये होती है आपकी एप्लीकेशन मनी रिफंड करने की एंट्री। फिर आता है आपका प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है, कई बार क्या होता है जैसे कि आपने जितनी अमाउंट मंगवाई, वो जितने शेयर के लिए अप्लाई कर इशू करे उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई आपके पास, कि लोगों ने ज़्यादा अप्लाई कर दिया कि हमें शेयर चाहिए, लेकिन आपने शेयर का इशू कम करे थे। अब आप ये चाहते हैं कि हम किसी का भी पैसा रिजेक्ट ना करें, मतलब एप्लीकेशन रिजेक्ट ना करें, लेकिन क्या कर देते हो आप, जितने शेयर के लिए लोगों ने अप्लाई करा है उससे कम उन्हें थोड़े शेयर सभी को बांट देते हो, किसी को मना नहीं करते हो। मान लीजिए अगर किसी पर्सन ने 4 शेयर के लिए अप्लाई करा है कि उसे 4 शेयर चाहिए, तो आप उसे 3 शेयर दे देते हैं, बाकी जो 1 शेयर है वो बाकी दूसरे जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है उनमें एडजस्ट कर दिया जाता है, वो कहलाता है आपका प्रो राटा अलॉटमेंट। इसके लिए अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। जब आपको एप्लीकेशन की मनी मिलती है, ये तो वही सेम एंट्री हो गई। उसके बाद जब आपके पास अब ये एप्लीकेशन मनी आ गई है ज़्यादा, आप इसे एडजस्ट करते हैं, तो कैसे करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जितनी एप्लीकेशन पर मनी मिलनी थी आपको, वो तो आप शेयर कैपिटल में डेबिट कर दे क्रेडिट कर देते हैं। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा अमाउंट आती है आपके पास एप्लीकेशन पर, मतलब लोगों ने ज़्यादा अप्लाई कर दिया लेकिन आपको चाहिए कम थे, आपने शेयर कम इशू करे थे, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है वो सारी आप किस में ट्रांसफर कर देते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में वो आप ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, फिर है कॉल्स इन एरियर एंड एडवांस। क्या होता है, कई बार क्या हो जाता है कि कोई पर शेयर होल्डर है, वो कंपनी ने अमाउंट मंगवाई, मतलब शेयर के पर पैसे मंगवाए, लेकिन वो कोई पर्सन उसे नहीं दे पाता है, तो वो कहलाता है आपका कॉल्स इन अरियर। वहीं क्या होता है, कई बार किसी पर्सन के पास अगर एक्स्ट्रा इनकम होती है तो वो क्या करता है, जितनी भी अमाउंट होता है वो आपको कंपनी को मंगवाने से पहले ही दे देता है, तो वो कहलाता है कॉल्स इन एडवांस। तो इनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो जब भी आपको कॉल्स इन एरियर मिलती है, मतलब कोई पर्सन देना दे नहीं पाया, कॉल्स इन एरियर हो जाता है, तो उसके लिए अकाउंटिंग होती है बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट या शेयर कॉल अकाउंट। और जब आपको एडवांस मिलती है तो आप उसे क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। वो सेम एंट्री देखिए, मैंने स्टार मार्क बनाया है कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस पर, मतलब अगर आपको एक चीज मिल रही है, कोई एक चीज हो रही है, या तो कॉल्स इन एरियर हो रही है या कॉल्स इन एडवांस, तो एक एंट्री आएगी उस जगह पर। और बाकी अगर आपको दोनों हैंगी क्वेश्चन में, मतलब कॉल्स इन एरियर भी है कॉल्स इन एडवांस भी है, तो यही ही सेम एंट्री चारों आएंगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक शेयर फॉरफिटेड। क्या होता है, तो शेयर फॉरफिट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने किसी पर्सन को शेयर अलॉट करे, उसने एप्लीकेशन अमाउंट दे दी आपको, अलॉटमेंट अकाउंट अमाउंट दे दी, लेकिन जब आपने फर्स्ट कॉल मांगी तो वो नहीं दे पाया, और जब वो फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया तो कुछ टाइम तक रुकने के बाद आपने उसके शेयर को वापस ले लिया। तो जब वो शेयर को वापस ले लिया जाता है और उसे कोई भी आप अमाउंट रिफंड नहीं करते हो, जितनी वो दे चुका है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की, वो अमाउंट आप उसे वापस नहीं करते हो, तो वो कहलाता है शेयर फोरफिट करना। वो कहलाता है शेयर फोरफिट करना, मतलब जब किसी पर्सन ने अमाउंट देने में वो डिफॉल्ट कर गया, फेल हो गया, तो आप उसके शेयर्स को जब एक तरीके से जब्त कर लो, फोरफिट कर लो, तो वो कहलाता है शेयर फोरफिट करना। अब क्या होता है, जब शेयर फॉरफिट किए जाते हैं उसके बाद उन्हें उस पर्सन से लेकर किसी दूसरे पर्सन को इशू किए जाते हैं, तो एक तरीके से वो सेकंड हैंड चीज हो जाती है। तो जैसे सेकंड हैंड कोई चीज होती है तो उसकी अमाउंट कम हो जाती है एक बार
किसी ओनर के पास जाने के बाद। वैसे ही ये शेयर किसी और के पास से आए हैं तो इनकी भी अमाउंट कम हो जाएगी। अब आपको इन्हें डिस्काउंट पर इशू करना पड़ेगा। जो शेयर फोरफिट किए जाते हैं उन्हें आप डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। अब जो डिस्काउंट आप इसमें दोगे तो वो आप कहाँ से करोगे? जो अमाउंट पहले वाले शेयर होल्डर ने आपको दी हुई थी ना, उसे आप एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट जिसे बोला जाता है। अब उस अकाउंट में से वो डिस्काउंट वाली अमाउंट को कवर किया जाता है। तो देखिए उसी का ट्रीटमेंट देखना है। सबसे पहले जब शेयर फॉरफिट किए जाते हैं तो क्या एंट्री होती है? अब शेयर फॉरफिट में भी पहले ये देखिए दो तरीके से होता है। या तो होगा जब शेयर को पार पर इशू कर रखा हो आपने तो, और प्रीमियम पर इशू कर रखा हो और आपको प्रीमियम मिल गई हो तो, और एक और केस आता है कि आपने शेयर को प्रीमियम पर इशू कर रखा था पर जो शेयर होल्डर है वो सिर्फ एप्लीकेशन की अमाउंट दे पाया, अलॉटमेंट या कॉल दे ही नहीं पाया, जिससे आपको प्रीमियम नहीं मिला। तो ये तीन केस आते हैं आपके पास। तो अगर शेयर पार पर इशू हो रखे हैं और या फिर प्रीमियम पर इशू हो रखे हैं और आपको प्रीमियम की अमाउंट रिसीव हो गई है और कॉल की अमाउंट नहीं दे पाया तो आप शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, तो क्या एंट्री होती है? तो होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर कॉल अकाउंट। अब शेयर कैपिटल में जितने टोटल फेस वैल्यू के शेयर आप फॉरफिट कर रहे हैं वो टोटल आएगा। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्या आएगा? जितनी अमाउंट आपको उन शेयर पर मिल चुकी है वो अमाउंट आएगी। फिर शेयर कॉल अकाउंट में क्या आएगा? जितनी अमाउंट आपको नहीं मिली है वो अमाउंट आएगी शेयर कॉल अकाउंट में। ये हो गई सिंपल, जब शेयर या तो पार पर इशू कर रखे हो या फिर प्रीमियम पर इशू कर रखे हो और आपको प्रीमियम मिल गई हो। फिर आता है नेक्स्ट, जब आपने प्रीमियम पर इशू कर रखे हो शेयर लेकिन आपको अभी तक प्रीमियम ना मिली हो, तो जब आप शेयर फॉरफिट करते हो तो क्या एंट्री होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर कॉल अकाउंट। बाकी सारे वही हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम में जितनी आपको प्रीमियम की अमाउंट नहीं मिली है उतने से आप उसे डेबिट कर देते हो। फिर आता है री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। जो शेयर आपने फॉरफिट कर लिया है अब जब आप उन्हें री इशू करते हो तो क्या एंट्री आती है? तो जब आप उन शेयर को री इशू करते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, मतलब बैंक में आपके पास पैसा आता है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट, इस जगह पर क्या वैल्यू आती है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में वो वैल्यू आती है जितना आपने शेयर दोबारा री इशू करने पर डिस्काउंट दिया है वो वैल्यू आप कहां से कवर करते हैं? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में से कवर करते हैं। उसके बाद टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब जब शेयर फॉरफीचर पे मान लीजिए आपको, जब आपने शेयर फॉरफिट करे तो किसी शेयर होल्डर ने 10 रुपए का शेयर था उसमें से 6 रुपए पे कर दिए थे और 4 रुपए पे नहीं कर पाया था, इसलिए आपने उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया। तो जो आपके फॉरफीचर अकाउंट में है वो 6 रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे जितने आपको मिले हुए थे। अब जब आप उन शेयर को दोबारा इशू करते हो तो मान लीजिए 10 रुपए का शेयर था, आपने उसे 9 रुपए पर इशू कर दिया तो आपने 1 रुपए का डिस्काउंट दिया जो नया शेयर होल्डर ले रहा है उसे। तो अब उस 1 रुपए के डिस्काउंट को आप कहां से कवर करोगे? जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आपके पास 6 रुपए आ रखे थे ना उसमें से 1 रुपया दे दोगे। बाकी जो 5 रुपए बच गए शेयर फॉरफीचर में उसे उठा के आप कहाँ? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। तो जब कैपिटल रिजर्व में वो अमाउंट ट्रांसफर की जाती है रीइश्यू के बाद जो बैलेंस बचता है उसके लिए एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसी के साथ ये हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स ये सारा खत्म होता है। ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया वीडियो का। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आगे हम देखेंगे इसके बाकी के डिबेंचर्स के बारे में, आपका बोनस इशू, राइट इशू, ई शॉप्स, अंडर राइटर कमीशन को जो शेयर इशू किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें अभी हमें इसमें देखनी है। पहले हम इसकी ये सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वाली चीज़ें समझ लेंगे, थ्योरी समझ लेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। आज वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।